स्कोर डिजिटल, जो कि हमारा चैनल है यूट्यूब पे, और आप हमारे कोचिंग के द्वारा दी गई ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा अपने घर से उठा रहे हैं हमारे यूट्यूब डिजिटल के माध्यम से, जो हमारा चैनल है एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल। तो बच्चों, आपके लिए मैं आया हूँ क्लास 10th के सिलेबस को लेकर के आपके सामने, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छा हो जाए और आप आने वाले अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो क्लास 10th के स्टूडेंट फटाफट तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साइंस सब्जेक्ट का पोर्शन फिजिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं या अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं शुरू से हर एक चीज बताने की आपको कोशिश करूंगा एक कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिकी में क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी आंकिक प्रश्न भी होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, कि वो आंकिक प्रश्न से दूर भागते हैं। और अगर आप आगे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा कुछ बनना चाहते हैं, तो बच्चे इस बात का ध्यान रखिए कि केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स भी बनाना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल्स भी बनाना पड़ेगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि आप न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे, और वही चीज सिखाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपका अमन सर, एक्स्ट्रा स्कोर पूर्णिया से। हमारा कोचिंग आपके लिए ऑनलाइन माध्यम भी लेकर के आया है। आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स अगर हैं और अगर आपके दोस्त हैं तो आप फटाफट शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके फायदा उठा सके। हम डेली लाइव आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप टाइम नोट कर लीजिए। हम डेली लाइव आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल। किस चैनल पे? एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल। मैं लिख रहा हूं, ये ध्यान दे दीजिए, एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल। ओके, ये जो डिजिटल टर्म आप देख रहे हो, ये हमने ऑनलाइन के लिए लगाया है। अदरवाइज हमारा कोचिंग जो है ऑफलाइन क्लास हमारा पूर्णिया में हम लोग पढ़ाते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है। आप क्लास 9 से क्लास 12 तक यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारा इंस्टीट्यूट है, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री रखते हैं, और क्लास 9th और 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट है। आप यहाँ पर आकर के अच्छी तैयारी का एक फायदा उठा सकते हैं और अपने स्कोर को एकदम बूस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मैं सभी क्लास 10th के स्टूडेंट को, सभी जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, कौन से बोर्ड से? बिहार बोर्ड से, और आप इस बार 2022 में, इस साल 2022 में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एकदम ध्यान से हमारी बातों को एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये बात। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो पैटर्न है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारा एग्जामिनेशन का एक बहुत ही अच्छा पैटर्न हो गया है। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी। ओके, तो यानी हम लोग भौतिकी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। और ये बात जानते ही होंगे कि आप बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका एग्जामिनेशन का जो मीडियम, लैंग्वेज का मीडियम होता है, वो बेसिकली आपका हिंदी मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है? हिंदी मीडियम होता है। तो इसीलिए हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के, हिंदी मीडियम में। ओके, तो हम जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप दूर दराज गाँव में, शहर में रह रहे हैं, फटाफट अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी इन वीडियो का फायदा उठा सके। क्योंकि बस अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारा इंट्रो पार्ट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे जिससे आपको स्कोर करना है। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं नाम लिखूं आपके चैप्टर का, तो सबसे पहला
परावर्तन। और बच्चों अगर आप इसको इंग्लिश में समझोगे तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आपने क्या देखा कि सर पहला जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रकार दूसरा जो चैप्टर है वो भी प्रकाश से ही रिलेटेड है और इसका क्या नाम होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन। क्या होना चाहिए? प्रकाश का अपवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमको इंग्लिश में क्यों टर्म लिख रहे हो? बच्चों आप अभी क्लास 10th का तो बोर्ड एग्जामिनेशन हिंदी में दे दोगे और इसके बाद जैसे ही आपको अच्छा मार्क्स आएगा आप क्लास 11th के लिए जंप करोगे और जब क्लास 11th में जाओगे तो आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो हिंदी मीडियम चुनिए या अंग्रेजी मीडियम चुनिए। अंग्रेजी मीडियम चुनने से फायदा ये होगा कि आप आने वाले अगर आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या जेईई की तैयारी करना चाहते हैं यानी आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपका मीडियम इंग्लिश अगर अच्छा रहेगा तो वो बेहतर रहेगा। इसलिए आप टर्म को समझ लीजिए, हिंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी आप अभी से जानना शुरू कर दीजिए। और तीसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो तीसरा चीज है हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र है ना, तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र एवं एक और चीज इसमें हम ऐड कर सकते हैं रंगीन संसार। बहुत ही अच्छा नाम है, मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। और मानव नेत्र को हम अगर बात करें इंग्लिश में सर क्या बोलेंगे? सर ह्यूमन आई बोलेंगे एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा चैप्टर। ओके, तो ये पूरा प्रकाश से रिलेटेड हो गया। अब जो दूसरा पोर्शन शुरू होता है वो हमारा विद्युत धारा का शुरू होता है ना, जो क्लास 12th में आएगा। ये भी चीज हमारा क्लास 12th में आएगा बच्चों। तो सवाल चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 को फॉलो अप करेंगे। वो चैप्टर नंबर 4 क्या होगा हमारा? विद्युत धारा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा आपका टाइम कितना जल्दी खत्म हो गया और आपका क्लास कंप्लीट हो गया। विश्वास करिए। तो विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा विद्युत धारा हो गया। और अगर हम लोग बात करें 5वां चैप्टर की, तो 5वां चैप्टर में हमारा आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या आता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और जानते हैं बच्चों, आप एक चीज और नोट करिए कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में दो तरह से मार्क्स मिलेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव में और एक सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव जितना आपका सही होगा वो आपके स्कोर को बूस्ट करेगा, और सब्जेक्टिव में मार्क्स मिलता है हमारे कॉन्सेप्ट से, पहला चीज हमारे मेमोरी से, हमें याद कितना है। दूसरा हमारे आंसर के रिप्रेजेंटेशन से, यानी हम किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कॉपी पे। और इस सब के बाद जो आता है वो आता है एक आपका अच्छा हैंड राइटिंग, यानी आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। अगर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है तो विश्वास करिए आप 90 क्रॉस करने वाले हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों। और सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है एकदम फुल थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ पे न्यूमेरिकल पढ़ने को मौका मिलेगा आपको विद्युत धारा में, इसमें पढ़ने को मौका मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, एंड इसमें थोड़ा बहुत डेरिवेशन है, थोड़ा बहुत थ्योरी है। और जो सबसे अंतिम वाला चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। और इस चैप्टर में हमारा फुल्ली थ्योरी है, फुल्ली थ्योरी। यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, कोई भी आंकिक प्रश्न यहाँ से नहीं बनेंगे। जो भी आंकिक प्रश्न बनेंगे ऊपर के चैप्टर से बनेंगे। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए, ये सभी 6 चैप्टर हम लोग बारी बारी से प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट एक फटाफट कॉपी ले लीजिए, एकदम नया ब्रांड न्यू कॉपी ले लीजिए
में लिखिए एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल, ओके, और बिहार बोर्ड, और आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 10th के लिए जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है 2022 में, ओके। तो बच्चों एग्जाम का डेट भी आ गया है। अगर आप जाएंगे अपने बोर्ड के साइट पे तो आपको एग्जाम का डेट अप्रोक्सीमेटली फरवरी, मिड ऑफ फरवरी में मिलेगा एग्जाम का डेट। तो एकदम जो है आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि तभी जब तक आपके दिमाग में एक डेट नहीं चलेगा तब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं कर पाएंगे। और टारगेट जैसे ही सेट हुआ बस पढ़ाई शुरू, और पढ़ाई शुरू कराने के लिए हम आपके सामने हैं। तो फटाफट नोट कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं। और अब मैं स्टार्ट करूंगा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 1, जिसका नाम हमने आपके सामने लिखा था अभी, प्रकाश का परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा चैप्टर का नाम है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक चीज देखिए कि प्रकाश का परावर्तन अगर मुझे समझना है तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, क्या समझना चाहिए? सबसे पहले सर, जैसा कि मैं जानता हूं सर, मुझे पहले प्रकाश समझना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर प्रकाश ही नहीं समझेंगे तो प्रकाश के परावर्तन को कैसे समझेंगे? तो शुरुआत हम कहां से करना चाहिए? जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए सर प्रकाश, है कि नहीं? तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रकाश से। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट, लाइट, ओके, ये हमारा प्रकाश है। अब प्रकाश कहते किसको है? सिंपल सा चीज है। आप एक बात बताओ कि जब आप किसी भी अंधेरे कमरे में जाते हो या फुल डार्क नाइट होता है तो क्या आप कोई चीज को देख पाते हो? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं देख पाते हैं, अंधेरा रहता है, नहीं देख पाते हैं। वही रात में सर चांदनी रात होती है तो आप देख पाते हो, है कि नहीं? आपको ऑब्जेक्ट दिखता है, कोई भी चीज देखना चाहते हो आप देख लेते हो, लेकिन अंधेरी रात में नहीं देख पा रहे। क्या आप खुद से बता सकते हो कि प्रकाश किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हो कि प्रकाश को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सोच के बताइए। मैंने भी आपको क्या बताया? आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लाइट है कि नहीं, इसीलिए देख पा रहे हो। अगर मैं ये पूरा अंधेरा कर दूं फिर ये वीडियो बनाऊं तो क्या मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ चीज आपको दिखेगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखेगा, वो तो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। यानी कि जब हम बात करेंगे सर प्रकाश की तो उसको परिभाषित करने से पहले परिभाषित करना है। परिभाषित करने के लिए हम क्या समझेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं? यानी जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं सर? प्रकाश कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। आप लोग अपने कॉपी को ओपन कर लीजिए और नोट डाउन करिए। जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की, है ना, हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या करते हैं सर? देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश, उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। यानी जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाए? देख पाए, उसको क्या बोले सर? प्रकाश बोले, यानी लाइट बोले। क्या लाइट अगर नहीं रहेगा तो आप देख पाओगे? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। यानी कोई भी चीज को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है ना। दूसरा चीज, मान लो जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो, ठीक है, और कोई भी वस्तु को ढूंढते हो, कोई चीज को ढूंढते हो, तो आपके हाथ में एक टॉर्च वगैरह होता है ना। अगर आप टॉर्च लेकर के गए तो टॉर्च को अपनी आंखों पे जला लेते हो या टॉर्च को आप रूम में दिखाते हो? ऑब्वियस सी बात है सर, आंख पे क्यों मारेंगे? हमको तो क्या देखना है? रूम के अंदर का कोई भी वस्तु ढूंढना है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस वस्तु पे हम लाइट दें।
तो होता क्या है, जब आप लाइट वस्तु पे देते हो तो वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचता है, तब आप वस्तु को देख पाते हो। अगर आप अपनी आंख पे दे दोगे तो आप वस्तु को नहीं देख पाओगे। आप ट्राई करना, अभी आप खुद ट्राई कर सकते हो। आप मोबाइल को घुमाओ, फ्लैश लाइट को ऑन करो, रूम को डार्क करो और चला करके देख लो, देखो क्या होगा, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश उस वस्तु पे आप लीजिए, ताकि उस वस्तु से प्रकाश रिटर्न होकर के जब आपकी आंखों पे गिरेंगी तब आपको वो वस्तु दिखाई देती है। तो एकदम बहुत बेसिक बात हुआ। दूसरा सर, ये जो प्रकाश होता है ये सीधी रेखा में जाता है। ये जो प्रकाश होता है ये कैसे जाता है, सीधी रेखा में। इस बात का ध्यान रखिए, प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करना समझते हैं आप? गमन करना समझते हैं? जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में। गमन करना का क्या मतलब होता है? गमन करना मतलब जाना है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो सीधी रास्ता सीधी रेखा में कैसे जाता है सर, इसको कैसे पता किया गया सीधी रेखा में जाना है? ये देखिए, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड में एक होल कर दीजिए। अब इधर से आप लाइट रे को पास कराइए। तो जब लाइट रे को पास कराएंगे तो क्या होगा, जो लाइट इस होल में गया वो सीधे आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। अब इधर को तो आप भले ऑब्जर्व मत करिए, लेकिन इधर ऑब्जर्व करिए। इधर देखिए ध्यान से, कार्डबोर्ड के बाहर यहाँ पे जो ये लाइट आया हुआ तो ये तो यहीं रह गया, लेकिन ये जो छेद, ये जो होल है, इस होल से जो लाइट पास किया वो सीधा निकल गया। यानी यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो प्रकाश है ये कैसा जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कोई भी कार्डबोर्ड था, हम कार्डबोर्ड ले सकते हैं ना, तो ये हमारा कार्डबोर्ड है। ओके बच्चों, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा चीज प्रकाश से हम अगर बात करें तो पहले इसको उतार लीजिए, मैं अभी मिटा रहा हूं, है ना, और हम आगे बात करेंगे। तो प्रकाश के रिगार्डिंग तीसरी बात क्या लिखेंगे, प्रकाश के रिगार्डिंग, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है ये? एक प्रकार की ऊर्जा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ऊर्जा का क्या मतलब हुआ सर, जिससे हमें ऊष्मा का फील हो, है कि नहीं? आप सब सोचिए कि अगर कोई बल्ब को आपके पास लेकर के आ जाए तो आपको गर्मी लगने लग जाता है कि नहीं लगने लग जाता है? या फिर सूरज से निकलने वाला जो धूप है वो जब बहुत तेज हो जाती है तो क्या होता है, आपको गर्मी का एहसास होता है। इसका मतलब, इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे क्लास 12 में। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये किसके कारण हो रहा है, तो उस प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण में जो ऊर्जा है उसके कारण आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अगला पॉइंट हम अगर बात करें तो ये बता दें कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, गमन कर सकता है। अतः इसे कौन सा क्या बोला जाता है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग लो, सूरज से प्रकाश की किरण हमारे धरती तक पहुंचती है, तो सूरज और धरती के बीच में धरती का जो वायुमंडल है उसके ऊपर क्या है, निर्वात है। निर्वात मतलब वह स्थान जहां कुछ भी नहीं हो, यहां तक कि वायु भी नहीं हो, उसको निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो अगर वहां कुछ भी नहीं है फिर भी तो प्रकाश की किरण आपके धरती तक पहुंच चुकी है, हाँ या ना, यानी पहुंचती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि सर इसको माध्यम की
की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं जैसे ध्वनि, किसकी बात कर रहा हूँ, ध्वनि की, यानी ध्वनि भी एक तरह का तरंग है, लेकिन ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है। अगर ध्वनि के लिए माध्यम ना हो तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगी, यानी हमारी बात को आप सुन नहीं पाएंगे। अगर हम यहाँ हैं और आप वहाँ हैं और हम दोनों के बीच में निर्वात आ जाए और मैं कुछ भी बोलूँगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए जरूरी होता है माध्यम का मौजूद होना। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए जरूरी नहीं है माध्यम का मौजूद होना। माध्यम है तो भी ठीक, माध्यम नहीं है तो भी ठीक। ओके, इसलिए ऐसे तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। कौन सा तरंग कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। ध्यान रखना है, ऐसे तरंग को क्या कहा जाता है, यानी प्रकाश जो है उसको कौन सा क्या कहा जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग, या निर्वात में भी गमन कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्रकाश है इसका सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है, यानी इसकी सबसे ज्यादा जो चाल होती है वो कहाँ होती है? निर्वात में ही होती है। यानी तो हम लिख सकते हैं प्रकाश की चाल यानी स्पीड, है ना, सबसे अधिकतम यानी सबसे ज्यादा, बेटा सबसे अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वैक्यूम। ओके, तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। सर कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल को रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं सी से। किससे सूचित करते हैं? सी से। तो हम अगला चीज यहाँ लिख रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, प्रकाश की चाल का वैल्यू। तो मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि प्रकाश की चाल को, किसको? प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, प्रकाश की चाल को निर्वात के लिए, किसके लिए? निर्वात के लिए किससे सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ओके बच्चों, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो चाल होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, m बना हुआ मीटर, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रति, और s को बोलते हैं सेकेंड। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप सबसे पहला बोलेंगे सर सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो आप बोलेंगे सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और इस तरह से आपका जवाब सही हो जाएगा। अब ये जो होता है प्रकाश, जो होता है, हम लोग जो प्रकाश की स्टडी करते हैं इसको 2 तरह से स्टडी करते हैं। कितने तरह से? 2 तरह से, है ना। यानी प्रकाश की अगर प्रकृति के बारे में बात करें, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करें तो प्रकाश की प्रकृति 2 तरह से हम स्टडी करते हैं। एक प्रकृति को कहते हैं कणीय प्रकृति। कैसे, क्या बोलते हैं? कणीय प्रकृति, यानी इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट का पार्टिकल नेचर। और दूसरा होता है तरंग प्रकृति। कौन सा प्रकृति? तरंग प्रकृति, यानी प्रकाश की 2 तरह की प्रकृति होती है। एक होता है कणीय प्रकृति, जिसको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं, और दूसरा होता है तरंग प्रकृति, यानी इसको बोलते हैं बच्चों वेव नेचर ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए कितना आसान हो गया, यानी प्रकाश को हमने समझ लिया। ऐसा जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं उसको हम प्रकाश कहते हैं, या सीधी रेखा में गमन करता है। इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये एक प्रकार की ऊर्जा है ना। निर्वात में इसकी स्पीड जो होती
इसकी चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कितने के बराबर होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होती है। और इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो कणीय प्रकृति होता है और तरंग प्रकृति होता है। तो फटाफट इतना नोट कर लीजिए, एक बात जान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा तो इन पॉइंट से बाहर का सवाल नहीं जाएगा, क्योंकि सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना ही दूं इसी जगह पे और आपको जवाब देना है, ठीक है? तो अब जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि सवाल लेते हैं, जैसे प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पानी, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी निर्वात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कहाँ होगा? पानी में, कांच में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? निर्वात में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? निर्वात। ध्यान रखिए, कभी कभी आपको निर्वात के बजाय हवा भी दिया हुआ हो सकता है। तो अगर निर्वात नहीं है और हवा दिया हुआ है तो हवा आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए आप परेशान मत करना और पता चला आप इनमें से कोई नहीं ठोक दिए, फिर हवा रहेगा तो हवा आंसर कर देना है आपको। ओके ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, अभी हमने प्रकाश के बारे में जाना, अब जानेंगे हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में, ठीक है? तो हमारा टॉपिक है प्रकाश स्रोत, ठीक है? किसे कहेंगे प्रकाश स्रोत? है ना? यानी ऐसा स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी क्या लिखे हम? डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो क्या लिखना चाहिए? ऐसा स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश क्या होता है? निकलता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। एकदम बहुत बेसिक सा बात है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, एकदम बेसिक सा बात है कि जिससे प्रकाश निकलेगा वही प्रकाश का स्रोत है। जैसे सूरज प्रकाश का स्रोत है, क्यों? सूरज से प्रकाश निकल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर लें तो इसमें क्या आ जाएगा सर? सूर्य या सूरज, है ना? इससे प्रकाश निकल रहा है, ये आपका प्रकाश का स्रोत हो गया। जैसे अगर आप बात करें बिजली का जलता बल्ब, है ना? बिजली का जलता बल्ब अगर आप ले रहे हैं, बिजली का जलता बल्ब, तो आप इससे क्या देख पा रहे हो? सर इससे प्रकाश निकल रहा है। जलता बल्ब मैंने लिखा है, बंद बल्ब नहीं लिखा है, जलता बल्ब, है ना? ध्यान रखना है। ये क्या हो गया सर? प्रकाश का स्रोत हो गया। क्या हो गया? प्रकाश। जैसे सर तारे, ये क्या है? प्रकाश का स्रोत है। आदि क्या आपके सामने, आपको अगर आपके सामने रूम में कई सारी चीजें रखी होंगी, क्या सभी से प्रकाश निकल रहा है? क्या नहीं निकल रहा? अगर सभी से प्रकाश निकल नहीं रहा है तो वो प्रकाश स्रोत नहीं है। जिससे प्रकाश निकल रहा है वो आपका प्रकाश स्रोत हो गया। एकदम बेसिक सा चीज है। तो प्रकाश स्रोत में परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बनेगा। हाँ, इससे आपका 2 नंबर वाला सवाल जो है वो बन सकता है, मतलब छोटे सवाल जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से वो बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं नया टॉपिक जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। तो बच्चों, आज हम अब आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसमें हम लोग प्रदीप्त वस्तुओं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में सीखेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं प्रदीप्त वस्तुएं आपको बताऊं कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिए कि ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुएं जिनके पास क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त
अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, यानी हम पहले परिभाषा लिख देते हैं आपके लिए। ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का या स्वयं का प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे ले, आप खुद सोचिए किस किस के पास आप देखते हो खुद का प्रकाश है। चलिए मैं लेता हूं एग्जाम्पल आपके सामने, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ सर ये बात तो सही है। सबसे बेसिक चीज, ये जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश है। अब खुद का प्रकाश नेचुरल भी हो सकता है ना, और अननेचुरल भी हो सकता है, मतलब ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे बिजली का जलता बल्ब, ये कौन सा वस्तु होगा, प्रदीप्त होगा या अप्रदीप्त होगा? तो सर बिजली का बल्ब किसने बनाया? आदमी ने बनाया, भगवान ने थोड़ी ना बनाया, आदमी ने बनाया। तो ये कैसा है? आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया इंसान के द्वारा बनाया गया वस्तु हो गया। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं जो होंगी ये प्राकृतिक भी हो सकती हैं और अप्राकृतिक भी हो सकती हैं। पहले मैं कुछ प्राकृतिक वस्तुओं के नाम लिख रहा हूं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। जैसे सूरज, क्या किसी इंसान ने बनाया है? क्या सूर्य को, सन को किसी इंसान ने बनाया? नहीं बनाया सर, इंसान ने नहीं बनाया। ये क्या हो गया? ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे सर तारे, क्या इंसान ने बनाया? नहीं सर, तारे के पास खुद का प्रकाश होता है ना, और इसको इंसान ने भी नहीं बनाया। तो ये प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे जुगनू आप देखते होंगे गांव वगैरह में, खूब देखते होंगे जुगनू, है ना, जो रात में जगमग 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 करता है ना, एक छोटा सा कीड़ा होता है, तो उसमें भी खुद का लाइट होता है। वो भी ह्यूमन मेड नहीं है, वो भी नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। तो इनके पास खुद का प्रकाश होता है। अब अगर बात करें अप्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे बिजली का जलता बल्ब, है ना, बिजली का जलता बल्ब। अगर हम बात करें बिजली का जलता बल्ब, तो ये हमारा इंसान के द्वारा यानी अप्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुएं तो है क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश हो गया, क्योंकि ये जल रहा है ना, लेकिन ये क्या है? अप्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो किसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं? ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप बात करें चांद, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर चांद को तो एग्जाम्पल में नहीं लिए, यहाँ पे मैं इत्यादि लिख देता हूँ। चांद को क्यों नहीं लिए एग्जाम्पल में? क्योंकि चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूरज के प्रकाश को आप तक पहुंचा देता है। तो चांद जो आएगा वो अप्रदीप्त वस्तुओं में आएगा, प्रदीप्त में नहीं आएगा। इस प्रदीप्त में नहीं आएगा, जो अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं उसमें आएगा। ठीक है बच्चों, तो चले आगे बढ़े, अगला टॉपिक लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तु जो खुद का प्रकाश जिसके पास नहीं होता है, ना ही वो उत्सर्जित कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, है ना। यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसी वस्तु जो खुद का प्रकाश, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है या स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अब एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारा चीज हो गया, जल्दी जल्दी बता दीजिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि सर किताब है ना, क्या इसके पास खुद का प्रकाश होता है? अरे अभी आपने बात किया था सर चंद्रमा, इसके पास खुद का नहीं होता, सूरज का प्रकाश इस पे आता है तब ये आपके तक पहुंचाता है, तब ये धरती तक पहुंचाता है। जैसे कि सर कॉपी, जैसे कि सर कलम, जैसे सर टेबल, है ना, टेबल जो भी चीज देख रहे हैं जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, यानी ना तो प्रकाश है ना ही उत्सर्जित कर पाता है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। ओके बच्चों, और इत्यादि। तो आप इसमें अब जो भी चीज और जोड़ना चाहें, जो भी आप देख पा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने किस चीज के ऊपर बात किया, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। हम रोज मिलेंगे लाइव सुबह में 10 बजे, सुबह में टाइम नोट करिए, सुबह में 10 बजे हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। और बच्चों आपकी तैयारी यूं ही बनी रहे, यूं ही आप तैयारी करते रहिए, किताब कॉपी कलम लेकर के बैठिए। आपको जब मैं पढ़ाता हूं तो आप उसको एज अ फेयर नोट करते चलिए अपने कॉपी में, ताकि आपको रिवीजन करने में फायदा हो। जब आप एग्जाम के लिए जाए तो आपको मजा आ जाए आंसर कॉपी को लिखने में। विश्वास करिए कि एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो आज हमने स्टडी किया प्रकाश का परावर्तन, और इसमें पहले हमने सीखा प्रकाश किसे कहते हैं, फिर हमने प्रकाश स्रोत के बारे में जाना, फिर हमने जाना प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, और उसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक था वो था अप्रदीप्त वस्तुएं। तो बच्चों एकदम पढ़ाई में लग जाइए, पढ़ाई एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई में लग जाइए और बने